साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। हमने अभी नाबार्ड पीएसएल का जो बस था यानी कि पार्ट वन था के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं लीड बैंक स्कीम के बारे में, है ना। ये यानी कि एक ऐसी बैंक जो लीडर के रूप में लीडर के रूप में कहलाएगी, तो इसके बारे में हम लोग कहने के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट कंटिन्यू सेशन। देखिए बच्चों, सामने मेंशन किया गया लीड बैंक ना, एक ऐसी बैंक जो लीडर के रूप में कार्य करती है। लीडर का मतलब हो जाएगा कि वह बैंक कहीं ना कहीं लीड करती है ना। लीडर लीडर का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? बताओ, लीडर का मतलब क्या होता है? मतलब जो अरेंजमेंट करता है ना, मतलब प्रॉपर प्री अरेंजमेंट करता है, दैट इज अ लीडर। दैट इज अ लीडर। तो यहाँ पे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस बात बोली गई, जैसे मैं एक थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाऊंगा और 1968 की बात करूंगा, 1968 की। जिस टाइम पर भारत में इंदिरा गांधी जी ना, इंदिरा गांधी जी काफी हद तक जो है कंसर्न थी, बड़ा कंसर्न थी। वो कंसर्न ये थी कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाए, है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाए। तो इन्होंने ये ऐसा समझा, ऐसा कि बैंकों के नेशनलाइजेशन की तरफ बढ़े। चलो 1969 में इन्होंने नेशनलाइजेशन के रिकमेंडेशन करवा भी दिया। लेकिन इसी टाइम पर क्या हुआ था बच्चों, 1968 से 69 के समय की बात है, जब हमें एक ऐसी बैंक की जरूरत थी जो लीड करे विलेज इकोनॉमी को। विलेज इकोनॉमी को लीड करने के लिए एक बैंक का अपॉइंटमेंट किया जाए ना, एक बैंक को असाइन किया जाए कि भाई तुम्हें ऐसा करना है कि इस डिस्ट्रिक्ट के यानी कि इस जिले के जितना भी विलेज एरिया है, विलेज एरिया में जो भी क्रेडिट का अरेंजमेंट है, साख का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को ला करके जो भी आसपास वित्तीय संस्थान है, उन सारे वित्तीय संस्थानों को पैसे की सुविधा मुहैया कराएं। पैसे की सुविधा मुहैया कराने का मतलब हो जाएगा कि हमें तमाम सारे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए जो एक प्रकार से बल दे, जा करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दें। चाहे वो आप कॉमन हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो बच्चों हो, ठीक है ना, या फिर वो एक प्रकार से सड़कें हों, रोड्स हों। इन सारी चीजों को बनाने के लिए एक लीड बैंक को होना जरूरी समझा गया। लीड बैंक का मतलब क्लास हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसके लिए फॉर्मेशन के लिए आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। टाइम पे क्या था, टी आर गैडगिल साहब हुआ करते थे। टी आर गैडगिल साहब, है ना। और अब टी आर गैडगिल का मतलब हो जाएगा कि जब 1969 से 74 का समय था, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय चल रहा था, गैडगिल साहब ने ये अप्रोच दिया था उस प्रकार के मॉडल के लिए, फोर्थ प्लान के लिए। और उसी टाइम पर गैडगिल साहब के रिकमेंडेशन पे ही लीड बैंक स्कीम का फॉर्मेशन भी किया गया था। और तो उन्होंने एफकेपी नरीमन साहब को भी साथ में ले लिया था। तो आगे देखिए, ऐसा कि एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जो ये रिकमेंडेशन करे कि प्रत्येक जिले के ग्रामीण विकास के लिए एक कोई लीडर बैंक बनाया जाए, तो वहां के आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए क्रेडिट यानी कि साख यानी कि पैसे का अरेंजमेंट करें। और उसके आसपास यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट या विलेज के आसपास जितने भी साख वाली संस्थाएं होती हैं, चाहे वो आरबीज हो, हालांकि आरबी बाद में आई थी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हो, सबको पैसे की सुविधा मुहैया कराए और वहां के ग्रामीण परिवेश में ग्राउंड लेवल पे कार्य कर सकें। फिलहाल यहाँ पे देखा गया वह लीड बैंक कोऑर्डिनेट करेगी एक प्रकार से क्रेडिट इंस्टीट्यूट को बेटर करने के लिए। उन सारी चीजों को फोकस करने के लिए लीड बैंक का एक थॉट रखा गया था। और देखिए लीड बैंक के काम क्या होते हैं, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, यानी कि जो भी आपका बेरोजगारी होती है इसको कम करना, appreciable rise in standard of living for the poorest of the poor, गरीब से गरीब लोगों को कहीं ना कहीं लिविंग को अच्छा किया जाए, के लिए फंड की सुविधा मुहैया कराना है, तो लीड बैंक कहीं ना कहीं फोकस करेगी कि भाई इस पर्सन को पैसा दिया जाए। प्रोविजन ऑफ द सम ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं उनको कहने के उच्च दावों से लेस बेसिक नीड्स की जरूरत हो, तो पैसे का मुहैया कराया जाए। तो वन एंड ओनली कंक्लूजन यही है कि लीड बैंक एक ऐसी बैंक कहलाएगी जो एक प्रकार से लीडर बैंक के रूप में कार्य करेगी। प्रत्येक जिले में एक स्पेसिफाइड लीड बैंक होगी जो साख की सुविधाओं को अरेंजमेंट करेगी।
इसके लिए कौन सी कमेटी आई थी? इसका जवाब आएगा डी.आर. गैडगिल एंड एफ.के.पी. नरीमन कमेटी. इन विच ईयर द लीड बैंक स्कीम वाज एस्टैब्लिश्ड? द ईयर ऑफ 1969, यानी कि 1969 के समय पर बैंक फोकस कराया गया था। अब क्वेश्चन से पूछा जाए कि क्या लीड बैंक, क्या हर एक जिले में लीड बैंक, कौन सी बैंक होगी, इसका क्या क्राइटेरिया होगा? लीड बैंक के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, ज्यादा करके खास ये बात है, बैंक के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी उस बैंक की होगी कि ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा कि बैंक है, यानी कि बैंक का मैक्सिमम फिलहाल तो ब्रांच नेटवर्क हो। ब्रांच नेटवर्क का मतलब क्या हो जाएगा? बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं होना भी जरूरी कहलाता है जिले में, मतलब उसका ब्रांच नेटवर्क काफी ज्यादा हो। और दूसरी बात ये हो जाएगा कि उस बैंक का पब्लिक अप्रोच काफी बेटर हो। इसी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि देश की जो एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर जिले में लीड बैंक को असाइन करेगा वहां की लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना। लीड बैंक होने का मतलब हो जाएगा कि उसकी मैक्सिमम ब्रांच नेटवर्क हो, पब्लिक अप्रोच ज्यादा हो, और कहीं ना कहीं वो गुडविल ज्यादा हो उस बैंक को असाइन करेगा द बैंक ऑफ इंडिया। लीड बैंक को हमेशा असाइन कौन करता है बच्चों? आरबीआई असाइन करता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है ये कि क्या कोई भी लीड बैंक प्राइवेट बैंक हो सकती है या पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकती है? तो इसका जवाब बच्चों आ जाएगा लीड बैंक के लिए अगर देखते हैं यहाँ पर, तो एक कोई बैंक, जैसे मैं एसबीआई की बात करता हूँ, एसबीआई की लगभग 216 16 डिस्ट्रिक्ट में, 216 जिले में, लगभग 216 जिले में एसबीआई लीड बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई है। सेकेंडरी अगर बात करते हैं आईसीआईसी बैंक है ना, दैट इज द लीडिंग प्राइवेट बैंक, सेकंड द लीडिंग प्राइवेट बैंक इन द कंट्री, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक जयपुर में भी कई जगह पे लीड बैंक के लिए कार्य करता है। तो मतलब हो जाएगा प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो, या फिर हो नेशनलाइज बैंक, ये समस्त बैंक के किसी पर्टिकुलर जिले में लीड बैंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड कर सकती हैं, ठीक है ना। लीड बैंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर सकती हैं, प्राइवेट हो या फिर हो पब्लिक सेक्टर की कोई बैंक, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगली स्लाइड में क्या मेंशन किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। हाँ जी, केसीसी यहाँ पे चर्चा करेगी। देखिए लीड बैंक के लिए एक एपेक्स कमेटी होती है ना, एक एपेक्स कमेटी होती है लीड बैंक के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, स्टेट लेवल एसएलबीसी, स्टेट लेवल, इट इज स्टेट लेवल, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है ना, ठीक है बच्चों, SLBC। ये इसका जो फुल फॉर्म होता है ये कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है ना। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो एक एपेक्स कमेटी कहलाएगी लीड बैंक के अंतर्गत, है ना। लीड बैंक के अंतर्गत जो है एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है। अराउंड लगभग मैं चाहूंगा कि आपका सेशन लगभग वही 30 से 35 मिनट का हो सेशन, तरीके से आप इसको और ज्यादा करेंगे बेटर तरीके से। तो एसएलबीसी मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसा एक कमेटी कहलाएगी, एक ऐसा एपेक्स कमेटी कहलाएगी जो लीड बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एपेक्स कमेटी के रूप में इसको जाना जाएगा। और इस कमेटी को हेडेड हमेशा करते हैं जो भी बैंक्स होती हैं, बैंक के जो एमडीज होते हैं, सीईओ होते हैं, तो इसको हेड करेगा। और अगर ये अब्सेंट होंगे तो उनकी जगह पे आरबीआई के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, आरबीआई के जो भी निदेशक होते हैं, रीजनल ऑफिस में जो निदेशक बैठते हैं, वो इस कमेटी को हेड करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एसएलबीसी बिलोंग टू द विच टॉपिक या विच सिचुएशन, तो आंसर है इसका एसएलबीसी, दैट इज स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, बिलोंग टू द लीड बैंक, है ना। वर्तमान के समय में लगभग देखा जाए 676 डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक के रूप में बैंक्स कार्य कर रही हैं, ठीक है ना। 5 से 6 पॉइंट्स हैं। एलबीएस का मतलब लीड बैंक स्कीम, प्रॉपर किसी जिले में एक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण परिवेश में डेवलपमेंट के लिए एक लीड बैंक होती है। प्राइवेट, पब्लिक और नेशनलाइज बैंक, कोई भी बैंक लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेल कर सकता है। एफकेपी, नरीमन और गैडगिल कमेटी की सिफारिश पर लीड बैंक की स्कीम की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। और साथ साथ इसके लिए उस बैंक को लीड बैंक के में फोकस किया जाएगा जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हो, यानी कि ब्रांच नेटवर्क की काफी सही हो,
लेकिन ये फाइनल डिसीजन आरबीआई का ही रहेगा कि किसको लीड बैंक का दर्जा दिया जाए ना, ये चीज। सेकेंडरी बात ये कि लीड बैंक के लिए बेसिकली बैंक का अप्रोच काफी हद तक बेटर हो, बैंक को लीड बैंक के रूप में शामिल किया जाएगा। क्या उषा थोराट कमेटी लीड बैंक से बिलोंग करती है? तो इसका जवाब बिल्कुल आएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी बच्चों श्रीमती उषा थोराट कमेटी है ना, जिन्होंने भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिकमेंडेशन किया था उनके सेटअप के लिए, उन कमेटी के सिफारिश पे भी लीड बैंक की स्कीम को 2010 में रिव्यू किया जा चुका है ना। तो उषा थोराट कमेटी याद रखिएगा लीड बैंक से भी बिलोंग करती है और स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी ये कमेटी उषा थोराट कमेटी बिलोंग करती है, एंड शी वाज द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, यानी कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड ये बोल सकते हैं किसानों का दोस्त, है ना, कि जो किसान है किसानों का दोस्त कहलाएगा, किसानों का दोस्त कहलाएगा आपका, ये याद रखिए, किसानों का दोस्त है ये किसान क्रेडिट कार्ड। एक्चुअली होता क्या था बच्चों, याद रखिएगा, भारत में आरबीज का फॉर्मेशन 1975 में किया गया था और नाबार्ड का फॉर्मेशन 1982 में किया गया था और इसके अलावा सीडबी का फॉर्मेशन 1990 में किया गया था। ये सारे ऐसे संस्थान कहलाएंगे जो ग्रामीण परिवेश में डेवलपमेंट को, माइक्रो इंडस्ट्रीज फोकस कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद किसानों को एक कोई ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म नहीं था तरीके से अपनी कुछ जो जरूरतें होती हैं, एग्रीकल्चर की जो नीड्स होती हैं, तो पूरा करने के लिए वो मतलब एक प्लेटफॉर्म से रैंडमली पैसा ले सकें। मतलब ये कहने कहीं किसानों के लिए काफी दिक्कतें आ रही थी मनी को एग्जीक्यूट करने के मामले में, तो इससे कहने के किसानों को काफी हद तक प्रॉब्लम फील हो रही थी। इसको बेटर करने के लिए किसानों ने मान ली ये मतलब अप्रोच रखी कि हमारे लिए भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो जो अ, हमारे क्रेडिट के लिए सुविधा मुहैया करे ना, क्रेडिट के लिए सुविधा मुहैया कराए। वर्ष 1998 की एक बात है, 1998 की बात है। इस टाइम पर आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड जो होगा वो आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे, आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे किसान क्रेडिट कार्ड का अप्रोच लॉन्च किया गया था और किसानों को ऐसा बोला गया था कि आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वर्ष के ई पेमेंट के लिए लोन ले सकते हो अपनी जरूरतों के अनुसार, है ना। अगर आपको लोन लेना है, अगर आप अपनी फसल को दिखा करके, आप अपने जो जमीन है यानी कि मॉर्गेज करके, जमीन को मॉर्गेज करके, फसल को हाइपोथिकेशन करके, अच्छा नोट द लास्ट अनसेफ डेटा, इसमें यस एंड नो, तो इसमें ये हम करेंगे yes। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसानों को कहने का ये प्रिविलेज दी गई कि आप अगर चाहो मैक्सिमम 5 वर्ष तक के लिए लोन आप ले सकते हो किसान क्रेडिट कार्ड से, अपनी जरूरतों के अनुसार और भी तरीके से लोन ले सकते हो, जैसा आपको नीड पड़े वैसा लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा कहने के मेंशन किया गया किसानों के लिए, है ना, ऐसा किसानों के लिए मेंशन किया गया। मैं कुछ कंटेंट चला उसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये अप्रोच किया गया। अब जब ये क्लास बच्चों ये अप्रोच किया गया, इन बच्चों जब अप्रोच किया गया तो किसानों को ऐसा बोला गया कि आप फसल के बिहाफ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ दी, जो भी आप फसल होती है उसके बिहाफ में हाइपोथिकेशन करके लोन ले सकते हो। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों ना, वो पूरा तरीके से नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बताया गया, यानी कि इसमें बोला गया कि आपसे 4% ब्याज दर पर आप लोन ले सकते हो। ये कार्रवाई लगातार चलती रही, एक डॉक्यूमेंट साइन है, एक कागज नुमा एक पेपर था जिसमें कार्ड में किसान क्रेडिट कार्ड मेंशन किया गया और लगातार इसको अवेल करते रहे। 98 के बाद जब इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ पीएम बसी ने रिकमेंडेशन किया कि भाई ऐसा करो कि भारत में डिजिटल इन बैंकिंग का प्रक्रिया करने की स्टार्ट हो रही धीरे धीरे, तो 2004 में क्या किया गया कि यही जो आपके किसान क्रेडिट कार्ड है ना, इन किसान क्रेडिट कार्ड को फिलहाल चेंज कर दिया गया एटीएम कम डेबिट कार्ड में, यानी कि जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड थे बच्चों, उन सभी किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कम डेबिट कार्ड में बदलने की कार्रवाई करी गई थी उसी टाइम पर, एटीएम कम डेबिट कार्ड में, ठीक है ना। 1998 में देखिए आपके सामने ये मेंशन किया गया, 1998 में ये प्रोजेक्ट बताया गया, 1998 में इस प्रोजेक्ट के अनुसार ही फिलहाल प्रोजेक्ट के अनुसार ही 1998 में लोन फार्मर्स को अच्छी तरीके से देने के लिए ये कार्रवाई को
आगे बढ़ाया गया है ना, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना। इनके लिए किसानों के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड है ना, और कैश की नीड पर भी अगर उन सबको अरेंज कराया गया 2004 में। इस ही किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कम डेबिट कार्ड में बदलने की बात करेगी, ठीक है ना। और इसी स्कीम को आगे रिफॉर्म करके वर्तमान के समय में जो भी किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी है, इन केसीसी कार्ड को एटीएम कम डेबिट कार्ड में चेंज कर दिए गए, एटीएम कम डेबिट कार्ड में चेंज कर दिया गया। ये पता है कैसे बच्चों, रुपए वाले है ना, रुपए कार्ड के अंतर्गत। और रुपए कार्ड एक काफी इंपॉर्टेंट कार्ड है, डोमेस्टिक कार्ड है ना, ये भारत का डोमेस्टिक कार्ड कहलाएगा। का रेगुलेशन बच्चों एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना। इसका हेड ऑफिस कहाँ बच्चों है, मुंबई में इसका जो हेड ऑफिस है तो एनपीसीआई का। तो कहने का मतलब हो जाएगा किसान 4% ब्याज पर लोन ले सकता है। और ये किसान क्रेडिट कार्ड अवेल करने के लिए हमारे यहाँ पे जितनी भी बैंक है हमारे, चाहे वो आपकी नेशनलाइज बैंक हो है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक हो, नाइज बैंक हो, या फिर हो भारत में विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव बैंक हो है ना, कोऑपरेटिव बैंक हो, ठीक है ना, या फिर हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक हो, निजी बैंक भी इस प्रकार की कार्रवाई कराती है। स्लाइस बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सारी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आरबीआई के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अंतर्गत प्रतिबद्ध है। इसी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत यहाँ पे लिखा है, इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया, जो चीज मैंने आपको बताई हुई है। मैक्सिमम लोन टाइम इसमें रहेगा 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा कल्टीवेशन के लिए मान लीजिए कोई पड़ रही है हार्वेस्टर की, इन सबको खरीदने के लिए कार्रवाई करी गई। और इसमें बोला गया द इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म लोन अप टू 3 लाख थ्रू द केसीसी विल बी 7% फार्मर्स है ना। हाइपोथेकेशन लोन बोला गया इसमें कि भाई 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो हाइपोथेकेशन के अंतर्गत, है ना। आपको हाइपोथेकेशन में अगर बताऊं क्लास की क्या होता है, हाइपोथेकेशन क्या होता है, मॉर्गेज की क्लास में आपको दिलाऊंगा। टाइप्स ऑफ कोलेटरल चार्जेस में हाइपोथेकेशन चार्जेस, मॉर्गेज, प्लेज, डीड, असाइनमेंट, ये सब क्या होता है ये आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ थोड़ा नॉर्मल तरीके से बता दे रहा हूँ कि हाइपोथेकेशन जो कोलेटरल सिक्योरिटी ये बताई गई है, ये कोलेटरल सिक्योरिटी एक प्रकार की मूवेबल कहलाएगी, कहलाएगी क्लास, ये मूवेबल है ना, दैट इज अ मूवेबल, यानी कि ये एक ऐसी कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाएगी जिसको बच्चों बोला गया मूवेबल बोला गया, ठीक है ना। यानी कि ये कोलेटरल सिक्योरिटी जो होगी वो बरोबर के पास रहेगी। हमने अगर गाड़ी के लिए लोन लिया अगर, तो बरोबर के पास रहेगी सिक्योरिटी। इस प्रकार से यहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं, किसान फसल को दिखा के लोन लेंगे, लेकिन ये जो फसल है ना वो किसान के पास ही रहेगी। फसल किसके पास रहेगी, किसान के पास रहेगी। हाइपोथेकेशन के मामले में मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं किसान केसीसी के माध्यम से, 1 लाख रुपए, ठीक है ना, 4% ब्याज के अंतर्गत। अगला बच्चों टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि पीएसएल है ना, ये दिया गया पीएसएल एसएल है ना। एक ऐसे सेक्टर्स जिनको बोला जाएगा प्राथमिकता है ना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को लोन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को लोन की कवायद करी जा रही, लोन के लिए यहाँ पर बताया गया। प्राथमिक है ना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। देखिए बात अगर पीएसएल की होती है अगर, तो पीएसएल एक ऐसा टॉपिक कहलाएगा जिसमें समस्त बैंकों को ये दिशा निर्देश आरबीआई देता है, हमें सभी सेक्टर्स को लोन देना जरूरी है जिनको प्राथमिकता दी गई है। इसके बारे में अप्रोच स्टार्ट हुई थी वर्ष 1968 के समय की बात है। के.एस. स्वामी कमेटी की सिफारिश पे एक मसौदा की प्रक्रिया तैयार की गई और ऐसा बोला गया बैंक जो भी एक्टिविटीज कर रही हैं, लोन वगैरह जारी करेंगी, लेकिन लोन देने के मामले में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को लोन देना अनिवार्य किया जाए। ये बैंकों को सलाह दी गई के.एस. स्वामी कमेटी की सिफारिश पर।
जब बात क्लास 1974 तक ये बात पहुंची 1974 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की एक्टिविटीज को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइंस को 1974 में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च करने में ये एडवाइस दी गई जितनी भी वाणिज्यिक बैंकें हैं वो सारी वाणिज्यिक बैंकें अपने कुल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी कि एएनबीसी का 33.1/3% रेशियो लोन के फॉर्म में प्राथमिकता देगी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लोन देने के लिए, यानी कि अपने लोन एनबीसी का मतलब 1/3 हिस्सा पीएसएल को देना अनिवार्य बताया गया। इन प्रकार की गाइडलाइंस को हमारी देश की बैंकों ने 1985 तक 40% का अचीवमेंट कर डाला, ठीक है ना। तो आपको ये समझना चाहिए ये कि एटलीस्ट ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत गाइडलाइंस बताई गई हैं। में कुल 8 ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं जिनको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रूप में देखा गया। इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कृषि को प्राथमिकता होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर के माध्यम से, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए कोई भी अगर लोन लेना चाह रहा है वो एग्रीकल्चर के साथ लोन ले सकता है बैंकों से। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए लोन ले सकता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल इंफ्रा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और अदर्स के लिए। इन 8 सेक्टर्स के लिए लोन ले सकता है वह पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, बैंक से। जहां पर जो 8 यानी कि अदर्स वाला बात करी गई, इसमें विभिन्न प्रकार के वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं ना। कमजोर वर्ग का मतलब ये हो जाएगा कि देखने में कमजोर हो रहा है, मतलब हो जाएगा ये कि कमजोर वर्ग का मतलब यही है पास कितनी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, एनुअल इनकम कितनी है ना। ग्रामीण परिवेश में अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए 1 साल की, शहरी परिवेश में इनकम 1,60,000 है, से अगर ऊपर इनकम जा रही तो वीकर सेक्शन में नहीं आएगा। तो वीकर सेक्शन किसमें आएगा बच्चों, अदर्स में आएगा। जो भी हमारे क्राफ्टमैन होते हैं, है ना, शिल्पकार जिनको बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है ना, कालीन बनाते हैं। कालीन से याद आया, कालीन भैया का नाम आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं, कालीन बनाते हैं, ठीक है ना, क्राफ्टमैन है वीकर सेक्शन, क्राफ्टमैन। एक्चुअली बात ये कि कालीन का नाम आया तो मुझे लगा ऐसा कालीन भैया भी कभी सुना होगा आपने, ठीक है ना। क्राफ्टमैन का मतलब क्लास हो जाएगा यहाँ पर ये कि जो भी हमारे बुनकर होते हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, लकड़ी के तमाम सारे ऐसी चीजें बना रहे हैं, इन लोगों को प्राथमिकता देने की बात करेंगे। इनको लोन पहले दो, अगर इनको लोन नहीं पहले दे रहे हो तो आरबीआई सीधा सीधा क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट नॉर्म्स में डाल देगा उस बैंक को। वीकर सेक्शन, क्राफ्टमैन को, तो भी हमारे माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो जो उद्योग हैं, को लोन देने की कवायद की जाए। साथ साथ जो भी हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, जो भी हमारे सीमांत किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत किसान हैं, इन सबको प्राथमिकता दी जाए लोन देने के मामले में। इनको अदर्स के रूप में बताया गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए जो कुल कैटेगरीज हैं, याद रखिए बच्चों कितनी कैटेगरीज हैं, 8 ऐसी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। और इसके लिए कौन सी कमेटी की बात करी गई थी, ये आंसर आएगा के.एस. कृष्णा स्वामी, है ना। के.एस. कृष्ण स्वामी कमेटी की सिफारिश पे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कवायद को पूरा करने की बात करी गई थी। मामला जब आगे बढ़ा जा करके तो आपको बता दें क्लास 2015 में एमवी नायर साहब, है ना, बैंकिंग वाले या फिर इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इन कमेटी का बड़ा रोल होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना कि कमेटी क्या होती है। कभी कभी अब इंडियन पॉलिटी में बात करें तो उसमें कमेटी काफी ज्यादा आती है। अब कमेटी को ना याद किया तो नंबर को दो, है ना। कमेटी रखना, याद रखना बहुत जरूरी, याद रखिएगा एमवी नायर कमेटी, है ना, एमवी नायर कमेटी की सिफारिश पर इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के गाइडलाइंस को रिफॉर्म कर दिया गया। और जो भी हमारी फॉरेन बैंक है, इन फॉरेन बैंक को भी ये एडवाइस दी गई, फॉरेन बैंक भी 40% लोन दे बच्चों किसको, पीएसएल को। विदेशी बैंकों को ये कवायद दी गई कि भाई पीएसएल को 40% दे, एमवी नायर कमेटी की सिफारिश पर। मामला आगे बढ़ता गया। बढ़ने के बाद इसमें देखिए मेंशन किया गया, वो सारी बातें करी गई। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड के.एस. कृष्णस्वामी कमेटी 1968 में। 1974 में पीएसएल की गाइडलाइंस को रिलीज कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा।
ये एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट था। पता है आपको पायलट का मतलब क्या होता है? तब शुरुआती स्तर पे कोई अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट बोला जाएगा, है ना ये चीज। ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक एंड आरबीज, ये सभी एक प्रकार का बड़ा रोल प्ले करती है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत। आरबीआई ने इन गाइडलाइंस को रिफॉर्म करने के लिए 2020 में फिर से रिफॉर्म किया था प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की गाइडलाइंस को। सबसे पहले यही है कि पीएसएल में कितनी गाइडलाइंस होती है। इसको देखिए, पीएसएल की जो गाइडलाइंस होती है ना, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसका नाम है HR, हाँ, है ना, HR सीमा। और ये वो है, मतलब हो जाएगा ये सीमा ऑफिस में HR बनने गई ना, सीमा ऑफिस में HR बनने गई, HR की जॉब पे गई ऑफिस में। H का मतलब हाउस लोन हो जाएगा, R का मतलब हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अक्षय ऊर्जा, पैनल, सोलर पैनल वाली। S का मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, का मतलब एक्सपोर्ट, E का मतलब एजुकेशन, M का मतलब माइक्रो इंडस्ट्रीज, A का मतलब एग्रीकल्चर, और O का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने देखिए मेंशन भी किया है, ये HR सीमा का ही पार्ट लिखा हुआ, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए ये HR है ना, ये S ऐसे करके लिखा, पूरा HR सीमा लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ऐसे करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन गाइडलाइंस को आगे इंप्लीमेंट किया। अब मैं आपके सामने डिस्प्ले करना चाहूंगा कि जो भी हमारी डोमेस्टिक बैंक है या जो भी हमारे जो अन्य बैंक है, सारी बैंकों की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत, जो भी हमारी डोमेस्टिक बैंकें हैं, घरेलू बैंक है, डोमेस्टिक बैंक है, वो डोमेस्टिक बैंकों कम से कम एटलीस्ट 20 ब्रांच, इस ब्रांच मैंडेटरी होना चाहिए। वो डोमेस्टिक बैंक के 40% लोन देगी ऑफ ANBC का। देखिए आपके सामने एक नया टर्म आ चुका है यहाँ पर, ANBC, समझ रहे आप? एनबीसी का मतलब क्या हो जाएगा, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। देखिए इसको समझना तो कहीं ना कहीं टिपिकल रहेगा, लेकिन आपको ये सिंपल समझना चाहिए कि एनबीसी का मतलब हो जाएगा, आपने पहले कभी SLR तो सुना होगा ना, है ना। SLR का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रेशियो जो बैंक अपने पास सिक्योरिटीज के फॉर्म में डेली डिपॉजिट का अपने पास रखती है, अच्छा ये सिक्योरिटीज के फॉर्म में, मतलब प्रतिभूतियों के फॉर्म में। लेकिन ये जो वैल्यू कहलाएगी बोला जाएगा नॉन SLR, मतलब हो जाएगा बैंकों के पास SLR के अलावा जो अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज का एक सर्टेन रेशियो का 40% फिलहाल PSL को देना अनिवार्य बताया गया। बच्चों याद रखिएगा, नॉन SLR वैल्यू कोई क्या बोलते हैं बच्चों, एनबीसी बोलते हो। तो एनबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो जितनी भी हमारी डोमेस्टिक बैंकें हैं, वो डोमेस्टिक बैंकों में जो भी हमारी प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, डोमेस्टिक बैंकों का मतलब जो हमारी प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, बात हो रही यहाँ पर, उनकी 20 ब्रांचेस कम से कम होना चाहिए, वो 40% लोन देंगी, ये कंफर्म बात कर दी गई है। सेकेंड बात हो रहा है यहाँ पर, अगर हम विदेशी बैंकों की बात करते हैं बच्चों, फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं, विदेशी बैंकों की मैक्सिमम, इसमें देखिए क्या बोला गया था, मिनिमम, एटलीस्ट है, मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम बोला गया, मैक्सिमम 20 ब्रांचेस, यानी कि विदेशी बैंकों की अधिकतम अगर 20 ब्रांचेस है तो वही बैंक के PSL को लोन देंगे ना। विथ अलग अलग दिया गया, मतलब 20 ब्रांच होना जरूरी है। पता लगे आपके 2-4 ब्रांचेस हैं तो आप सब सारा रिकमेंडेशन लेकर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है PSL के रिगार्डिंग कोलैप्स हो जाए, बोला है कम से कम 20 ब्रांच कर लो, तभी आप PSL को लोन दे सकते। इनके लिए विदेशी बैंकों के लिए ना। ये भी क्लास याद रखिएगा कि टोटल जो यहाँ पर ये लोन दे रही हैं, टोटल ये भी 40% दे रही है ऑफ ANBC टू PSL। आपके सामने ये टर्म हमेशा यूज होगा, देखिए अब जब जब आगे बढ़ेंगे हम लोग PSL के बारे में, एनबीसी हमेशा हिट करेगा। एनबीसी का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, मतलब हो जाएगा बैंक के पास नॉन SLR वैल्यू जो भी होगी फिलहाल एनबीसी के रूप में जाना जाएगा। डोमेस्टिक बैंकों के लिए मिनिमम 20 ब्रांचेस, फॉरेन बैंकों के लिए मैक्सिमम 20 ब्रांचेस होंगी।
ये सभी बैंक के 40% लोन प्रोवाइड कराती हैं। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे और फिर मैं चाहूंगा कि आज इसके सेशन ब्रेक करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी अगर कोई बैंक है, अगर कोई भी अगर बैंक है, यहाँ पे पीएसएल की बात हो रही है, अगर फॉरेन बैंकों की बात करते हैं अगर, तो इन फॉरेन बैंकों में 20% बढ़ाया गया इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं क्लास की एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट होते हैं, इसके लिए विदेशी बैंक के फॉरेन बैंक पीएसएल को यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लोन नहीं देते हैं। कहने का मतलब हो जाएगा ये कि विदेशी बैंक सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को ही पैसा देते हैं। एक्सपोर्ट को ना, एक्सपोर्ट का मतलब हो जाएगा निर्यात को पैसा देंगे, और निर्यात को देने के लिए इनके पास लिमिट है 8% टू 32% ऑफ ANBC। क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा ये कि ओवरऑल विदेशी बैंक के 40% देगी, लेकिन कृषि के सेक्टर के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए, इन सब के लिए विदेशी बैंक के पैसा नहीं देती हैं। विदेशी बैंक पैसा देंगी, इसको देंगे क्लास, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पैसा दे सकती है ना। पीएसएल के लिए फिलहाल जो भी हमारा तो गाइडलाइंस है के बारे में आज फिलहाल यहीं पे इसको ब्रेक करते हैं। रिमेनिंग पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो आरबीज होती हैं, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है ना, या भारत की डोमेस्टिक बैंक होती है, बहुत सारी बैंकें माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, कॉमर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए, ठीक है ना, और जो भी एक्सपोर्ट के लिए या विभिन्न प्रकार की गाइडेंस के लिए कैसे कितना कितना पैसे देती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका आज का टास्क ये कि आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड हो या फिर लीड बैंक स्कीम या फिर पीएसएल का स्टार्टअप या पीएसएल का फंडामेंटल्स, सब कुछ आप रेडी करिए, पढ़िए उसको सही से। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग फिलहाल तो जुड़े रहिए सर के साथ ओनली ऑन सिलेक्शन मंच। थैंक यू ऑल, थैंक यू।